हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होने वाले आपके ट्रांसफार्मर इस टॉपिक के ऊपर। आपने देखा होगा रिसेंटली गाइस, एसएससी जेईई का जो हमारा सीबीटी 1 होता है उसके अंदर ये ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो अभी तक के मान लो 2022 तक के 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के 100 प्लस क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए थे वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको ये चीज़ समझ में आएंगी कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव हो चुके हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है और कौन से क्वेश्चन नए अभी रिसेंटली दैट मीन्स ये एसएससी जेईई ने क्वेश्चन में पूछे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर्स का काफी कंपाइलेशन रहने वाला है। आपके 100 प्लस क्वेश्चन है आज के सेशन में ट्रांसफार्मर्स के ऊपर, कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये आपको सेशन आपके आने वाली हर एक एई एज वेल एज जेईई एग्जामिनेशन के लिए देखना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते गए हमारे सेशन को। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ जो रिसेंटली अभी तक का जो 2021 का पेपर हुआ था, देखिए 24 ऑफ मार्च का जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था उसको आप जाके वॉच कीजिएगा। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों भी जो क्वेश्चन थे सारे 100 प्लस 100 क्वेश्चन जो ऐसे 200 क्वेश्चन जो थे रिसेंटली भी पूछे गए थे पेपर में, वो हमने डिस्कस करा है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो इसके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे चैनल पर भी जाके उसको वॉच कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जाके वॉच कीजिएगा। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ गाइस, अभी हमने रिसेंटली हमारे कोचिफाई चैनल के ऊपर जो हमारा एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके अंदर हमने 3-in-1 कोर्स हमने इसको डाल के रखा था। हालांकि हमारा 4-in-1 कोर्स हमने इसको कन्वर्ट करा दिया, डीआरडीओ के एग्जामिनेशन के लिए भी आपको काम में आने वाला है। ओके, तो ये आपका एक 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में आपका कंप्लीट जीके का कोर्स है। अभी आपको काफी सारे एस्पिरेंट्स को जीके का कोर्स सुनने के बाद इनको ये फीलिंग आती है कि हम लोग इसमें से काफी सारी चीजें कवर अप नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको बता दूंगा इस यहाँ पे आप इंडेक्स देख सकते हो। हिस्ट्री में इतने सारे टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर करा है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटी से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देना आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड देना आते हैं स्टैटिक जीके। तो यहाँ तक कि आप सारी चीज़ें आप पॉज करके खुद देख सकते हो कि क्या आपको हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक जीके में आपको जो 50 क्वेश्चन एसएससी जेईई के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग से हमें टॉपिक देखने को मिलते थे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूजफुल टेबल्स और डेटा के साथ में, टेबल्स और चार्ट के साथ में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। इसका जो एक्सटेंडेड कूपन कोड है गाइस बापा 50 अभी भी हमने एप्लीकेबल लगा के रखा है। सिर्फ 125 रुपीज़ में आपके कोर्स मिलेगा 1 साल के वैलिडिटी के साथ। इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे। कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, 4 कोर्सेज कवर अप होंगे। आपके चारों भी एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला है। इसलिए इसको आपको ज्वाइन करके रखना होगा। और सारे जो मेजर टॉपिक्स हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे, सब टॉपिक जो भी रिसेंटली क्वेश्चन में पूछे गए थे, देन हमने लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हमने डाले विद इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड चार्ट। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्टअप मिलेगा। तो इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए आपको हमारे कोचिफाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को भी डाउनलोड करके रखिएगा। दोनों भी एप्लीकेशन के टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल के जो सेशंस है आपको मिलते रहेंगे, और कोर्सेज भी, प्लस आपको ई बुक्स भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है गाइस, अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो। और इस साल के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो उसको ज्वाइन करके। ओके, सो स्टार्ट करते हुए हमारे क्वेश्चन के सीरीज के साथ हम लोग 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्विकली बताने वाला होगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव हमें देखने को मिले। मैंने जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस थे, अभी तक के 2021 तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ट्रांसफार्मर के, हालांकि जो 2021 का पेपर है गाइस वो हमने हालांकि डाल के रखा है, तो उसके अंदर के जो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन है वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 2020 तक सारे जो क्वेश्चन थे तो हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे। ओके, देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, टैपिंग्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड। ओके, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ। टैपिंग्स जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में, वो हम लोग जनरली मिडल ऑफ एचवी साइड प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर में टैपिंग्स प्रोवाइड करने का एक ही रीजन होता है कि हम लोग मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स को हम लोग अकोमोडेट कर सके। ओके, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर पार्ट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इज थ्रू। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज थ्रू। जो एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है, ठीक है, जो हमारा एनर्जी का, वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस। कुछ पोर्शन जो है कंडक्शन के थ्रू और कुछ जो है वो इंडक्शन के थ्रू हमारा जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इस तरीके से हमें इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑटो ट्रांसफर का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन जो है ट्रांसफार्मर का किससे हम लोग पता करते हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला है E² माइनस V² अपॉन E²। ठीक है, E² माइनस V² अपॉन E²। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द ओनली ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इलेक्ट्रिकली। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जहाँ पे उसका प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहता है, ठीक है, तो वो है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का। सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइसोलेटिंग नहीं होगा, इंसुलेटिंग भी नहीं होगा, और शील्डेड वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ। ठीक है, अभी आपको कोर की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो कोर बना रहता है, ठीक है, ये बना रहता है इट इज ऑफ लैमिनेटेड शीट्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। इस लैमिनेटेड शीट्स का हम लोग किस तरीके से किसके लिए यूज करते हैं, बेसिकली इसके कारण जो है हमारा एडी करंट लॉस जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग लैमिनेटेड शीट्स का इस्तेमाल करके इस कोर को बनाते गए। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉट कनेक्शंस आर यूज्ड फॉर। ठीक है, स्कॉट कनेक्शन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन। ठीक है, 3 फेज टू 2 फेज करने के लिए, या फिर हमारे पास में 2 फेज टू 3 फेज वाइस वर्सा करने के लिए हम लोग इस स्कॉट कनेक्शन का इस्तेमाल करते गए। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ऑटो ट्रांसफार्मर आर। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो ऑटो ट्रांसफार्मर की वो जनरली मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली कपल्ड रहती है। ध्यान में रखिएगा, इट इज बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली कपल्ड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। आप यहाँ तक चीज़ एक नोटिस कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीटेटिव है गाइस। ठीक है, फिर भी मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया इस सेशन के अंदर, ताकि आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेटिव है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेटिव है, और उस चीज़ों को, उस क्वेश्चन को आप मार्क कर सको, और उसके रिलेटेड जो थ्योरी आप अच्छी तरीके से पढ़ लो गाइस। ठीक है, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर का, वो इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 40 kVA ट्रांसफार्मर हैज अ कोर लॉस ऑफ 450 वाट एंड अ टोटल लॉस ऑफ 800 वाट। फाइंड द कॉपर लॉस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। सिंपल है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन आती है, जो होती है हमारे पास में कॉपर लॉस। ठीक है, इट इज इक्वल टू कोर लॉस। जब हमारे कॉपर लॉस इक्वल हो जाते हैं कोर लॉस के, तब हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। अब मुझे बताइएगा, कोर लॉस 450 है, तो हमारे पास जो कॉपर लॉस होनी चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, वो भी 450 होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 10 kVA ऑटो ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो इज 0.4, फाइंड द पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली। ठीक है, अब देखिए एक 10 kVA का हमारे पास में ऑटो ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे आपको मैंने बताया इंडक्टिवली और हमारा कंडक्टिवली दोनों तरीके से हमारे पास पावर ट्रांसफर होता है। तो जो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक है, वो क्या हमारा 1 - k, अगर हम लोग ये टर्न्स रेशियो मान लेते थे, एस इनपुट। ठीक है, या फिर हमारा जो kVA इनपुट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 - k कितना हो जाएगा, 1 - 0.4 इंटू kVA इनपुट कितना है 10 kVA, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज 6 kVA। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको कंडक्टिवली आता तो हमारा इसका आंसर जो रहता था ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता था गाइस। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, इसको बिना पेन पेपर के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ 2 और मोर ट्रांसफार्मर द परसेंटेज इंपीडेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर शुड बी। मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई है गाइस, ध्यान में रखिएगा, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो पैरेलल ऑपरेशन करते हैं हमारे पास 2 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर का, तो जिसका परसेंटेज इंपीडेंस रहता है वो जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टू इट्स kVA रेटिंग। ठीक है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द kVA रेटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन डी, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द MVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। चाहे वो MVA हो, चाहे वो VA हो, ठीक है, चाहे वो kVA हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा दीज आर यूनिट नथिंग बट द सेम। ठीक है, VA हो गया, ठीक है, kVA, हम लोग सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांसफार्मर डैश। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप करता है या फिर स्टेप डाउन करता है AC वोल्टेजेस और करंट को, DC पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे तीनों भी गलत हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ अ ऑन लोड ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑन लोड ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, लैगिंग होता है, यूनिटी होता है, लीडिंग होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजिंग से टर्मिनोलॉजीज हो सकती है, ऑन लोड हो गया, ऑफ लोड ट्रांसफार्मर। तो ध्यान में रखिएगा ट्रांसफार्मर का कोई पावर फैक्टर नहीं रहता है, इसलिए हम लोग उसका जो रेटिंग है वो kVA में हम लोग मेजर करते हैं, राइट। तो kVA में मेजर करने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग इसको cos phi से मल्टीप्लाई करते हैं तभी जाके हमारे पास में वाटेज में रेटिंग आएगा, लेकिन ये cos phi जो है ये हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 13, ट्रांसफार्मर्स ऑपरेटिंग इन अ पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है, दो ट्रांसफार्मर जो है हमारे पास पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका जो लोड शेयरिंग होगा उसके परसेंटेज इंपेडेंस के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, जितना उसका परसेंटेज इंपेडेंस रहेगा उतना ही उसके अकॉर्डिंगली उसका जो लोड है शेयरिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है गाइस, और हमने काफी बार इसको डिस्कस करके रखा है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने एस्पिरेंट्स ने प्रिपरेशन अभी से शुरू किए होंगे उनको ये क्वेश्चन दिक्कत भरे लग सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगर रेगुलर व्यूअर हो हमारे चैनल के तो आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लग सकते हो। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूटन्स नहीं, एम्पियर्स नहीं, कूलम्ब भी नहीं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट जनरेटेड इन अ ट्रांसफार्मर इज डिसिपेटेड मेनली बाय। जो हमारे पास में ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होती है वो किसके द्वारा डिसिपेट की जाती है? ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन। तो ध्यान में रखना होगा वो होते हैं बाय कन्वेक्शन। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि हमने हमारे पेड कोर्स के अंदर भी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये किस तरीके से होती है करके, तो यहाँ पे आपको गलत आंसर मार्क करके नहीं आना है। ठीक है, यहाँ पे बाय कूलिंग फैंस अगर आपको ऑप्शन में रहता है तो उसको काफी सारे एस्पिरेंट्स को करेक्ट मार्क करके आते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन अ ट्रांसफार्मर 2। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर प्रोवाइड किया जाता है वो किसके लिए रहता है? टू एब्सॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या मतलब होता क्या है जनरली? देखिए, जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल रहता है, ठीक है, उसको बेसिकली जो है उसका एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होने का बाद यहाँ पे जो पास एयर का स्पेस रहता है। ठीक है, तो जो एयर ब्रीथ करना चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास में एयर सक इन करना चाहिए और सक आउट करना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि हमारा जो ब्रीदर से जो हमारे पास में एयर जो इनटेक हो रहा है, ठीक है, एयर इनटेक में मॉइस्चर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर का प्रेजेंट हुआ तो वो क्या करेगा? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हमारी खराब कर सकता है, बिगाड़ सकता है हमारी इस ऑयल की। इसीलिए हमारे पास में ब्रीदिंग के वक्त उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, इसलिए ब्रीदर का इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट वो जो मॉइस्चर है उसको एब्सॉर्ब कर सके और क्लीन एयर, ठीक है, ड्राई एयर हमारे ब्रीदिंग के द्वारा हमारे पास ट्रांसफार्मर के मेन टैंक तक पहुंचा सके। ओके, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर। बोला क्या गया है? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की वो कैसे कनेक्टेड रहती है? देखिए, ट्रांसफार्मर की बोला गया है, ऑटो ट्रांसफार्मर की नहीं, तो वो सिर्फ इंडक्टिवली लिंक्ड रहती है गाइस। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ऑप्शन देख के आपको गलत मार्क नहीं करना है। ओके, एक चीज़ रिकमेंड करना चाहो तो प्लीज़ पॉज करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, जब भी आप सॉल्व करते रहते हो, होता क्या है उससे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो आपको खुद ही चेक कर सकते हो इस 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही मार्क कर पा रहे हो। और जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं तो आपको प्लीज़ आप पेन पेपर लेके नोट डाउन करके रखिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है और क्यों आपने इसको गलत मार्क किया, और इसके ऊपर सोच के आप उसका जो रेक्टिफिकेशन है आप खुद ही आपके एंड से कर सकते हो गाइस। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के पार्ट में से इसमें से कौन सा नहीं है? कम्यूटेटर, कंजर्वेटर टैंक, रेडिएटर एंड टैप चेंजर। देखिए, रेडिएटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, टैप चेंजर भी इसका पार्ट है, कंजर्वेटर टैंक भी, लेकिन कम्यूटेटर इज अ पार्ट ऑफ अ डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन का पार्ट है, ना कि हमारे ट्रांसफार्मर का, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 19, ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड एज। ध्यान में रखना होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल यूज होता है वो ना कि सिर्फ हमारा इंसुलेटर करके वर्क नहीं करता, वो हमारे कूलेंट जैसा भी काम करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इंसुलेटर और कूलेंट इन दोनों के जैसा वो वर्क करता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज टू बी शॉर्ट सर्किटेड ऑन अ परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जब भी हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते रहते हैं तो कौन सी साइड शॉर्ट सर्किट करनी रहती है, फिर कौन सी साइड पे परफॉर्म किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो लो वोल्टेज साइड है वो हमारी शॉर्ट सर्किट की जाती है गाइस, और हाई वोल्टेज साइड पे इसको परफॉर्म किया जाता है। ओके, ध्यान में रखिएगा, इट इज परफॉर्म्ड ऑन हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, लेकिन कौन सी साइड शॉर्ट सर्किट करते हैं? लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट करते हैं। इसका वाइस वर्सा हो जाएगा हमारे पास में ओपन सर्किट टेस्ट। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज अ हाई वोल्टेज एंड अ लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ 2200 by 220 वोल्ट। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो? सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास में? N2/N1। ठीक है, N2 कितना है हमारे पास? N2/N1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V2/V1 विच इज इक्वल्स टू I1/I2। ओके, तो V2/V1 कितना है? 220 डिवाइड बाय 2200। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर 1/10 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी सारे एस्पिरेंट्स 2200 डिवाइड बाय 220 और इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। ओके, ये कौन सा सेकेंडरी साइड है और कौन सा प्राइमरी साइड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ट्रांसफार्मर द टर्शरी वाइंडिंग इज यूज। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। टर्शरी वाइंडिंग जो है, ठीक है, वो जो है हमारे स्टार स्टार कनेक्शन में यूज करते हैं। स्टार स्टार कनेक्शन में हमारे टर्शरी वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ऑटो ट्रांसफार्मर की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन वाइंडिंग। सिंपल है, डैम्पिंग वाइंडिंग, टर्शरी वाइंडिंग, ठीक है, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, या गलत हो जाएगी। हालांकि टर्शरी वाइंडिंग और कॉमन वाइंडिंग में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा वो एक हमारे कॉमन वाइंडिंग रहता है और उसको हम लोग एज ए वेरिएबल ट्रांसफार्मर करके भी यूज करते हैं। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर इज। नो लोड करंट जो है ट्रांसफार्मर का वो कैसा रहता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट में इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है कि वो साइनोसाइडल नहीं, नो लोड करंट जो है वो नॉन साइनोसाइडल रहता है। क्योंकि जो है गाइस ध्यान में रखिएगा, हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर सैचुरेशन होने के कारण रहते हैं। ठीक है, एक तो क्या सैचुरेशन होने का चांसेस रहते हैं, ठीक है, और रिटेंटिविटी जो प्रॉपर्टी रहती है हमारे पास कोर मटेरियल की। रिटेंटिविटी मतलब क्या होता है कि अगर आपने इस BH कर्व को अच्छी तरीके से पढ़ के रखा होगा तो हमारा जो मटेरियल है, कोर है, ठीक है, बेसिकली क्या करता है, इसको एनर्जाइज करने के बाद जब हम लोग कॉइल इसको लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फ्लक्सेस फुल होते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ हमारा फ्लक्सेस मैग्नेटिज्म जो इसके अंदर रहता है, ठीक है, जिसको रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं, तो उसके कारण जो नो लोड करंट है वो नॉन साइनोसाइडल हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफार्मर कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल मस्ट बी ऑफ। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कूलिंग और इंसुलेशन ऑयल जो है उसमें लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, हाई विस्कोसिटी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। अगर हाई विस्कोसिटी होती है तो वो सर्कुलेट होने में उसको दिक्कत जाएंगी, जितना लो विस्कोसिटी रहेगा वो इतना ही इजीली फ्लो कर पाएगा हमारे पास फ्रॉम हॉट सेक्शन टू कूल सेक्शन, या फिर उतना ही सर्कुलेशन उसका इजी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड इन अ पैरेलल ओनली व्हेन देयर वोल्टेजेस आर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है वो पैरेलल में हम लोग यूज कर पाएंगे जब उसके वोल्टेजेस जो है वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इक्वल वोल्टेज रेशियो जो नेसेसरी है उसके कारण क्या होता है कि हमारा नो लोड करंट है, ठीक है, नो लोड सर्कुलेटिंग करंट है, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन अ ट्रांसफार्मर डिजाइन। ठीक है, हायर फ्लक्स डेंसिटी का जो अगर हम लोग मटेरियल यूज करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि पर वेट किलोवोल्ट एम्पियर जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है। इट रिड्यूसेस द वेट पर केवीए। ठीक है, पर केवीए का जो हमारा वेट है ट्रांसफार्मर का, मान लो हमारे पास में एक मैं आपको अंदाजन बता देता हूँ, 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ किलोग्राम का, या फिर हम लोग इसे टन्स में हमारे पास में ट्रांसफार्मर का वेट हो रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग हायर फ्लक्स डेंसिटी यूज करते हैं तो हम लोग कम फ्लक्सेस में, दैट मीन्स कम हमारे पास कोर एरिया में ज़्यादा फ्लक्सेस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट करना मतलब क्या है, कम एरिया में। मान लो एक हमारे पास एक ऐसा फ्लक्स एक कोर है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत कम फ्लक्सेस हमारे पास में हमारे एक्यूमुलेट हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास उससे छोटा है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लक्सेस हम लोग एक्यूमुलेट कर पा रहे थे। तो होता क्या है, इसके कारण हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है और हमारी दैट मीन्स जो पर केवीए हमारा वेट जो है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा गाइस एक फॉर्मूला है, V इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BMF इंटू N। ठीक है, तो जो हमारा हायर हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रहेगा तो हमारा ट्रांसफार्मर का जो साइज भी है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली अपॉन। जो कोर फ्लक्स रहता है ट्रांसफार्मर का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, सिंपल है गाइस, ध्यान में रखिएगा। हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला से समझते हैं, V इज इक्वल टू 4.44 इंटू N इंटू F इंटू फाई एम। ठीक है, तो फाई एम जो है वो डिपेंड करता है कौन से टर्म्स पे, V पे और F पे। ओके, तो सिंपल है, हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो कोर फ्लक्स है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारे सप्लाई वोल्टेज पे और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ ऑयल यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज व्हाट। ठीक है, जो ऑयल यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में वो कौन सा ऑयल रहता है, मिनरल ऑयल रहता है। सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑलिव, कोकोनट, पाम ऑयल नहीं यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ केस ऑफ अ कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज डन नियर टू द कोर। देखिए, कोर टाइप और शेल टाइप ये दो तरीके के ट्रांसफार्मर के हमारे पास कोर रहते हैं। ठीक है, तो जो कोर टाइप ऑफ वाइंड हमारे पास में का स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, टाइप है, तो वहाँ पे जो नियर टू कोर वाइंडिंग जो रहती है वो रहती है हमारे पास में लो वोल्टेज वाइंडिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपको एग्जामिनेशन में जानबूझ के डाले जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ताकि आप कन्फ्यूज हो सको। तो ध्यान में रखिएगा, लो वोल्टेज हाई करंट वाइंडिंग हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं, सो दैट हमारे पास में जो लो इंसुलेशन मटेरियल हमें रिक्वायर्ड रहे। ठीक है, लो वोल्टेज
वाइंडिंग। लो वोल्टेज दैट मीन्स क्या होता है, हाई करंट, ठीक है। तो हाई करंट के लिए जो हमारे पास में इंसुलेशन लेवल भी हमें हाई लगा रखना पड़ेगा, और अगर हम लोग कोर के पास इसको लगाते हैं तो जो हमारा सिग्निफिकेंट हमारे पास इंसुलेशन मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसा नहीं कि लो वोल्टेज है तो हमारे पास इंसुलेशन भी लो लगेगा, नहीं, हाई करंट में हमारे पास में इंसुलेशन उतना ही हमें बढ़ाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा कोर के पास रहेगा, ठीक है, तो उसमें टर्न, इफेक्टिव टर्न जो है हमारी कम हो जाती है, ठीक है। मान लो कोर के दूर रहता है तो इफेक्टिव टर्न इसकी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं इस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, इन अ पावर ट्रांसफार्मर द ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। सिंपल है, अभी हमने देखा ब्रीदर के कारण क्या होता है कि जो फ्रेश एयर है, ठीक है, उसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट रहता है गाइज वो रिड्यूस किया जाता है, वो हमारा हटा दिया जाता है। इट प्रिवेंट्स द इंक्रीज ऑफ अ मॉइस्चर विद एयर, ठीक है। इट प्रिवेंट्स इंक्रीज ऑफ अ मॉइस्चर विद एयर, जो भी एयर सर्कुलेट हो रही है उसके अंदर जो मॉइस्चर आ रहा है उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्ड एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो ऑल्ड एफिशिएंसी रहती है हमारे पास ट्रांसफार्मर की, ओके, वो हमारे अमाउंट और ड्यूरेशन ऑफ लोड पे डिपेंड करती है। ध्यान में रखिएगा गाइस, जो आयरन लॉसेस रहते हैं और कोर लॉसेस रहते हैं ये हमारे पास में कंटिन्यूसली पूरे दिन भर रहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ओके, तो जो ऑल डे एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके अमाउंट और उसके ड्यूरेशन ऑफ लोड के ऊपर। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज अ कांस्टेंट लॉस ऑफ 500 वाट एंड कॉपर लॉस एट अ फुल लोड आर 2000 वाट, देन एट व्हाट लोड द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो एफिशिएंसी मैक्सिमम रहते हैं उसके एक फॉर्मूला रहता है फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, ठीक है। तो फुल लोड का हमारे पास में कितना वैटेज है, ठीक है, कितना केवी है हमारे पास में 500 kVA मल्टीप्लाइड बाय हम लोग अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस कितना है जो हमारे पास में 500 वाट और कॉपर लॉस कितना है 2000 वाट, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो है हमारे पास में 250 kVA। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में 1/4। ओके, अंडर रूट ऑफ 1/4 विल बी 1/2, उससे 2 को डिवाइड कर दिया 250 kVA, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लज फॉर्मेशन इन अ ट्रांसफार्मर ऑयल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो आपको मैं रिपीट नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हालांकि जो इंटरेस्टिंग और नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ध्यान में रखिएगा, स्लज फॉर्मेशन आपने देखा होगा, स्लज कुछ तरीके से एक जो है ना जैसा गाढ़ा सा जो है वो स्लज हमें देखने को मिलता है ब्लैक कलर का, ठीक है। ब्लैक है जो ऑयल का कलर रहता है, ठीक है, डार्क ब्राउनिश कलर का, जो वो फॉर्मेशन होता है एट द बेस ऑफ दिस ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, एक्यूमुलेट होते जाता है जनरली। तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसका रीजन हमें क्वेश्चन में पूछा गया। स्लज फॉर्मेशन इन अ ट्रांसफार्मर ऑयल इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास में ट्रांसफार्मर ऑयल का, उसके कारण जो है हमारा स्लज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विथ लो डैश, ठीक है। ऑल डे एफिशिएंसी जो है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की वो हाई रहेगी अगर हमारे पास आयरन लॉसेस कम है तो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कंडीशन में आयरन लॉसेस अगर हमारे लो है तो उसकी ऑल एफिशिएंसी हाई रहेगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉपर एज वेल एज आयरन लॉस यहाँ पे गलत मार्क करके मत आना, यहाँ पे कॉपर लॉसेस भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनते जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर इन केस ऑफ 100 kVA ट्रांसफार्मर विद आयरन लॉस ऑफ 1 किलोवाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 2 किलोवाट। सिंपल है, अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था गाइस उसी तरीके से, ठीक है। कितना kVA का हमारे पास में ट्रांसफार्मर है 100, जो मैंने फॉर्मूला बताया था अंडर रूट ऑफ W आयरन लॉसेस कितना है हमारे पास में 1000 वाट है, ठीक है, और कॉपर लॉसेस कितना है हमारे पास में 2000, ठीक है। इसका अगर आप सोल्यूशन निकालते हो तो वो हो जाएगा हमारे पास में 70.7 kVA, जस्ट लाइक हमने प्रीवियसली डिफाइन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेजेस ऑफ पुटिंग टैपिंग एट अ फेज एंड ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज व्हाट, ठीक है। देखिए इंटरेस्टिंग है, अगर हम लोग टैपिंग प्रोवाइड कराते हैं तो फेज एंड पे ही प्रोवाइड कराने का इसका एडवांटेज क्या होगा कि इसके कारण क्या होगा कि हमारा जो नंबर ऑफ बुशिंग्स रिक्वायर्ड रहेगी वो हमारी कम हो जाएगी और उसके कारण सिग्निफिकेंट जो हमारा कॉस्ट है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज शोन इन द बिलो फिगर द वोल्टेज when a voltage of 100 volt is applied across A और B। यहाँ पे 100 वोल्ट यहाँ पे हमने अप्लाई करके रखा, ठीक है। तो हमारे पास में जो AB हमने
ए बी के अक्रॉस हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करके रखा, तो जो वोल्टमीटर हमने कनेक्ट करके रखा है दिस बिटवीन ए एंड पॉइंट सी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोल्टमीटर हमने कनेक्ट करके रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है, ठीक है, वो कितना रहेगा, हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए बी, द वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस ए बी मेजर्स 100 वोल्ट, तो यहाँ पे जो 100 वोल्ट यहाँ पे मेजर कर रहा है, ठीक है, तो टर्न्स रेशियो N1/N2 ये कितना होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, अब मुझे बताइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बेसिक भी फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 100 वोल्ट लगा दिया, ठीक है, 100 वोल्ट लगा दिया और यहाँ पे भी हमें 100 वोल्ट देखने को मिल रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो भी हमारे पास में 100 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, वो हमारा 200 वोल्ट आ रहा है, राइट। मतलब कि ये जो V2 है ये कितना है 100 + 100, तो इसी कारण जो हमारा टर्न्स रेशियो है N2/N1 वो कितना रहेगा हमारा, ठीक है, 200 / 100, ठीक है। तो यहाँ पे N1/N2 बोला गया और यहाँ पे N2/N1 है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन में गलत हो सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा रेशियो क्या पूछा गया N1/N2, तो इसलिए 100/200, ठीक है, 100/200 1/2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो है हमारे पास में ऑप्शन सी में गिवन, ठीक है। बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर है 39। द पावर फैक्टर ऑफ अ लोड यूजिंग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लीस्ट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, जो पावर फैक्टर है हमारे पास में लोड का, ठीक है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का, वो कम सबसे कम किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल टू बी वेल्डेड, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो मटेरियल हम लोग इसको वेल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा हमारा पावर फैक्टर हमारे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का, हालांकि आर्क लेंथ, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड और नंबर ऑफ ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर है 40। वाइल कंडक्टिंग अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग साइड शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया शॉर्ट सर्किट टेस्ट का हम लोग परफॉर्म करते हैं तो लो वोल्टेज साइड को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, सिंपल है, और परफॉर्म कौन सी साइड पे करते हैं, HV साइड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डिनरी एफिशिएंसी ऑफ अ गिवन ट्रांसफार्मर इज व्हाट, ठीक है। जब हमारे ऑर्डिनरी एफिशिएंसी है गिवन ट्रांसफार्मर की बोला गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कॉपर लॉसेस इक्वल्स टू आयरन लॉसेस, ठीक है, ऑर्डिनरी एफिशिएंसी। यदि क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंट लग सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज, अगर हमारे पास में 400 हर्ट्ज का हमारा ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे होंगे तो उसका केवीए रेटिंग क्या हो जाएगा, वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा वाइज 1/8 से, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारा 400/50 अगर हम लोग करते हैं तो जो रेशियो आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, दैट मीन्स जो केवीए रेटिंग है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा बाय 1/8 फैक्टर, ठीक है। और दैट मीन्स ये हमारा 50 हर्ट्ज पे कर रहा है तो जो केवीए रेटिंग जो है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा 1/8 फैक्टर से, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट द आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज नेग्लिजिबल बिकॉज, आपको पता होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बाद में हम लोग किसको पता करने के लिए यूज़ करते हैं, कॉपर लॉसेस को, ठीक है। तो जो आयरन लॉसेस रहते हैं ट्रांसफार्मर के वो नेग्लिजिबल दिखाते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारा जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज साइड पे वो काफ़ी स्मॉल रहता है, ठीक है, इट इज़ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रेटेड वोल्ट, और उसी कारण उसके जो फ्लक्सेस भी हमारे रिड्यूस रहते हैं, इसलिए जो हमारा जो यहाँ पे जो लॉसेस बता रहा है, ठीक है, आयरन लॉसेस जो है वो काफ़ी निग्लिजिबल रहता है एज कम्पेयर टू द कॉपर लॉसेस। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन द सेकेंडरी ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड बिकॉज, ठीक है, अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन द सेकेंडरी ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड बिकॉज इट अवॉइड्स द कोर सैचुरेशन एंड अ हाई वोल्टेज इंडक्शन। आपको पता होगा CT का, दैट मीन्स ये जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर है, इसका हम लोग सेकेंडरी कभी भी हम लोग ओपन सर्किट नहीं करते, ठीक है, ठीक है, ओपन सर्किट नहीं करते। इसका रीज़न होता है कि उसके कारण जो कोर सैचुरेशन बढ़ जाता है और उसमें हाई वोल्टेज इंडक्शन के कारण वो वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर टू द सेकेंडरी ऑफ अ लोडेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी हैज, ठीक है, कंपेयर टू द सेकेंडरी ऑफ अ लोडेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी विल हैव लोअर वोल्टेज एंड हायर करंट। सिंपल है, बोला क्या गया है, सेकेंडरी ऑफ अ लोडेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप की बात करेंगे दैट मीन्स हाई वोल्टेज है, ठीक है, लो वोल्टेज तो हाई वोल्टेज हो रहा है, यहाँ पे स्टेप अप हो रहा है, तो जो प्राइमरी में रहेगा वो लो वोल्टेज रहेगा और हायर करंट रहेगा, ठीक है, सेकेंडरी में इसका जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रीफ्यूगल मेथड ऑफ रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर ऑयल इज इफेक्टिव फॉर रिमूवल ऑफ। यहाँ पे एक थोड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेंट्रीफ्यूगल मेथड रहती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल का रिकंडीशनिंग के वक्त, उसके कारण क्या होता है कि हम लोग उसके कारण वाटर निकालते हैं उसमें से, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इट इज इफेक्टिव फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग अ कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज टू। ठीक है, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ये हम लोग क्वेश्चंस को काफ़ी क्विकली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें 100+ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, जस्ट शॉर्ट ऑफ मैराथन हम लोग इसको डिस्कस करें, इसलिए हमने इसके अंदर टेबल जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो डाल के नहीं रखी। रेगुलर सेशन के अंदर उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। ओके, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया। और अगर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हो गए हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पे जो बेल बटन है वहाँ पे ऑल को क्लिक कीजिएगा, सो दैट हमारे जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपको सबसे पहले अर्ली मिल सके। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स अराउंड 57% जो एस्पिरेंट्स है गाइस, ठीक है, वो सब्सक्राइब्ड है और 43% जो एस्पिरेंट्स है अभी भी अनसब्सक्राइब है हमारे चैनल के ऊपर। दैट मीन्स जो वॉच करते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, क्योंकि उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आपके आने वाले सेशंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंगली एंथुसियास्टिकली हम लोग आपके लिए सेशंस बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग अ कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज टू। ठीक है, कोर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर की, उसके कारण जो है हमारा जो रिलक्टेंस होता है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट का वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हमारा एयर कोर है मान लो, तो ऐसा BH कर्व कुछ इस तरीके से आता है, दैट मीन्स इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये BH कर्व का फॉर्म होने का मतलब ही क्या रहता है, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोर। अगर हम लोग यहाँ पे कोर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, वो हमारा रिलेक्टेंस जो है वो हमारा लो हो जाता है, जो फ्लक्सेस को फ्लो होने के लिए वो एक पाथ मिल जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको ना यूज़ करें, डायरेक्टली वाइंडिंग ऐसे रख दे, तो क्या हो पाएगा, क्या अब ये हो तो पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो रिलेक्टेंस का काफ़ी सामना करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रिलेक्टेंस रहेगा, क्योंकि एयर जो है, एयर में से हमारे पास में फ्लक्सेस को काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंस देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू अ ट्रांसफार्मर द रेशियो 20:1 इंडिकेट दैट। ठीक है, ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 20:1 का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन ए मत मार्क करके आएगा। देर आर 20 टर्न्स ऑन अ प्राइमरी और 1 टर्न्स ऑन अ सेकेंडरी। काफ़ी बेसिक से इसका आंसर हो जाएगा और ये आंसर गलत भी है। यहाँ पे हर एक 20 प्राइमरी टर्न्स के लिए यहाँ पे 1 टर्न रहेगा सेकेंडरी, ऐसा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे पूछे गए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हेवी लोड्स ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली लो बिकॉज ऑफ। ठीक है, हेवी लोड में जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी रहती है वो कंपैरेटिवली लो रहती है, क्योंकि उसका जो कॉपर लॉसेस है वो हाई हो जाता है ऑन प्रोपोर्शन टू द आउटपुट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू डिटरमाइन व्हाट। ठीक है, उसके कारण हम लोग कॉपर लॉसेज जो है कोई भी लोड पे, कोई भी फ्रैक्शन ऑफ लोड पे हम लोग पता कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ तक हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर अप कर दिए। इसके बाद आप नोटिस कीजिएगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट को काफ़ी महत्व दिया गया है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी थ्योरी पढ़ना है वो अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ के रखिएगा गाइस। ठीक है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा एक UPPCL जी का सुपर MCQ कोर्स हमारे चैनल के ऊपर चल रहा है अभी भी। ठीक है, और उसका एक वैलिडिटी 1 ईयर के साथ में रहने वाला है और सारे सेशन जो है अभी तक रिकॉर्डेड हम लोग अपलोड करें। तो आप देख सकते हो जो सारे टॉपिक्स है गाइस, ठीक है, फ्रॉम 1 टू लेके 29 मैं आपको बताऊंगा इस पेज पे हो गया। ठीक है, फ्रॉम 13 से लेके आप देख सकते हो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर से लेके कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग, एस्टिमेशन, ठीक है, और यहाँ से लेके मैनेजमेंट तक। इसके बाद भी हमने एक और सेशन, एक और हमने यहाँ पे टॉपिक एडअप कर दिया। तो ये जो सारे टॉपिक्स है गाइस हमने इस हमारे सुपर MCQ कोर्स में इंक्लूड करके रखे। अब आपका SSC जे का सिलेबस देखते तो काफ़ी सारे जो आप देख सकते हो बेसिक कंसेप्ट हो गया, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। AC फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शन किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन हो गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सारे जो टॉपिक्स है गाइस हमारे इस कोर्स के अंदर कवर अप होते हैं। तो मैं एक रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप अभी आपके पास टाइम होगा तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिएगा। UPPCL जी का कोर्स ये 1 साल के वैलिडिटी के साथ रहने वाला है और आपके बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट के साथ में हम लोग कंप्लीट एक सिलेबस लेके आ रहे हैं। टॉपिक वाइज हमारे सेशंस रहने वाला है। ठीक है, हम जो हमारा ऑनगोइंग चल ही रहा है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। और इसको होने के बाद भी अगर आप इसको बाद में भी देखते हो तो भी आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड कोर्स है। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, तो इसके कारण आपका जो इसका वैलिडिटी है वो 1 साल तक हमने रखा है और 1 साल तक आप कितने भी बार देख सकते हो। इसका जो इफेक्टिव प्राइस था हमने 499 इनिशियली रखा था, लेकिन आपकी एक डिमांड थी कि जो JE20 कूपन कोड को हटाया ना जाए, इसलिए हमने इस JE20 कूपन कोड को अभी भी एक्सटेंड करके रखा है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको 20% इफेक्टिव कोड के लिए इस JE20 कूपन कोड को लगाएगा। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको आप
JEE20 कूपन कोड लगेगा, सिर्फ आपको 399 में एक कंप्लीट साल के लिए आप देख सकते हो 29 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट के साथ, मतलब एक कंप्लीटली यूपीएससी जेईई का प्रिपरेशन हो जाता है और आपके एसएससी जेईई में भी वो काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। तो ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके लिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। इसको अगर आप स्किप कर दोगे तो जो आपको नए ट्रेंड में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में वो आपको नहीं आने वाले गाइस। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा और इसका डेफिनेटली फायदा उठाएगा। जो सारे टॉपिक्स है एक बार यहाँ पे देख लेना, इसको पॉज करके कौन से टॉपिक्स है और जो टॉपिक आपको लगते हैं वो मेंशन करिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक आपको एसएससी जेईई के लिए, अगर कोई किसी एस्पिरेंट को इसने एसएससी जेईई के लिए भी ज्वाइन करके रखा है, खरीद के रखा है और उनको ये पूछना है कि उसमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आपको पर्सनली हेल्प सेक्शन के माध्यम से आपको, ठीक है। इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू इसको डाउनलोड करिएगा इसके ऐप को, और जो हमारा जीको कोर्स था उसको भी मैंने आपको बताया था कोचिफाई के ऊपर अवेलेबल है। इसके अंदर हमने एक एडिशनली जो आपको ई बुक्स है इसके रिवीजन के लिए वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के रखी है। हर एक सेशन का ई बुक रहेगा सो दैट आपको एग्जामिनेशन से पहले उसको रिविजन करने के लिए काफ़ी आसानी होने वाली गाइस, ठीक है। या इसका जो फीचर्स है सारी चीज़ें देख सकते हो गाइस। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, हमारे कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास में, 2 ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन अ पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर लीकेज इंपेडेंस, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा कि इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है करके। एक तो मैंने बताया था शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा पैरेलल ऑपरेशन, तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज द स्मॉलेस्ट। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 1 kV 50 हर्ट्ज इसको मार करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाता है मोस्टली। तो ध्यान में रखिएगा पर्टिकुलर केवी रेटिंग के लिए जितना हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारे पास में जो है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा कोर का वो हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट के ट्रांसफार्मर की बात करें तो 1 kV 600 हर्ट्ज का हमारे ट्रांसफार्मर हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन ए गलत मार्क करके मत आना गाइस, ऐसे मिस्टेक्स होती है इसीलिए और एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन रहते हैं उसमें गलत करके आके घर पर आने के बाद पछतावा करते हैं और रिग्रेट करते हैं। Okay, option D will be the correct answer in this case. So the next question is, a transformer has a core loss of 64 watt and a copper loss of 144 watt when it is carrying a 20% overload current। ये point important है, ध्यान में देखिएगा। The load at which this transformer will operate at a maximum efficiency will be what। देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फ्रैक्शनल फार्मूला, कि जहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है ऑपरेट होगा, ठीक है, परसेंटेज लोड पे जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है वो है हमारे पास x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द PI अपॉन PCU, ठीक है, PCU फुल लोड। अब देखिए यहाँ पे कॉपर लॉसेस फुल लोड के लिए हमें पता नहीं, क्योंकि कोर लॉसेस जो कांस्टेंट लॉसेस रहते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ उसके लोड पे। लेकिन जो कॉपर लॉसेस बताए गए 144 वाट वो हमें बताया गया कि जब उसका ट्रांसफार्मर है वो 20% ओवरलोड करंट हमारा कैरी कर रहा है, तो दैट मीन्स 120% के ऊपर वो ऑपरेट कर रहा है। 20% दैट मीन्स 100% 120% ओवरलोड है, ये टर्म आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इस केस में हमारा जो परसेंटेज फ्रैक्शनल ये हमारे पास में कॉपर लॉसेस रहेगा PCU, ठीक है, एक सर्टन परसेंटेज पे वो रहेगा हमारे पास में x² इंटू PCU फुल लोड। ओके, तो हमारा PCU फुल लोड क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉपर लॉसेज एट दिस कॉपर लॉसेज एट दिस 20% ओवरलोड, वो कितने हमारे पास में 144 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे x²। तो जो टर्मिनेशन है x² का, तो हमारे पास 100% में बताई गई वो वैल्यू वो हम लोग 1.2 यहाँ पे लिख लेंगे, 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 144 अपॉन 1.2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1.44, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारे पास में 100 वाट। दैट मीन्स हमारा जो रेटेड कॉपर लॉसेस है फुल लोड पे वो है हमारे पास सिर्फ 100 वाट। तो जो हमने जो फार्मूला लगाया था इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आयरन लॉस कितने हैं हमारे पास गाइस, आयरन लॉसेस है हमारे पास में 64 वाट और कॉपर लॉस कितने हैं फुल लोड पे वो है हमारे पास 100, ठीक है। 64 मतलब क्या होता है अराउंड वो होता है 8 और 100 का रूट क्या होता है 10, ठीक है। तो इंटू 100 अगर हम लोग करते हैं तो 80% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान में रखना होगा अंडर लोडेड है, ओवरलोडेड है या फिर परसेंटेज फ्रैक्शनल पे वाली, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सेम ही है, कॉन्सेप्ट से सेम ही आप देख सकते हो, इस फार्मूले के ऊपर पूछा गया, ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज के ऊपर, लेकिन आपको पूछने का तरीका यहाँ पे चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विद दैट इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ द सेम पावर, ठीक है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ द सेम पावर। आपको पता है इलेक्ट्रिकल मोटर में और ट्रांसफार्मर में काफ़ी सारे सिमिलरिटीज होती है, लेकिन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल मोटर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर वियर एंड टेयर लॉसेज और मैकेनिकल लॉसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी हाईली एफिशिएंट रहते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल मोटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एसी सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय डीसी। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमने एसी सप्लाई का जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं डीसी के द्वारा, तो हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बर्न हो जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक सैचुरेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैविंग अ कॉपर लॉस 1% ऑफ द आउटपुट एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ 5% एट अ पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग इज व्हाट। ठीक है, देखिए परसेंटेज ओमिक लॉस, परसेंटेज आर का जो वैल्यू बताया गया है वो है हमारे पास में 1%। ओके गाइस, और जो रिएक्टेंस ड्रॉप है परसेंटेज एक्स, ठीक है, वो है हमारे पास में 5%। ओके, तो जो पावर फैक्टर है कॉस 5, ठीक है, वो हमारे पास में 0.9। तो जो हमारे पास साइन 5 आएगा, ठीक है, साइन 5 वो कितना आएगा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 0.9। ठीक है, 0.9, तो जो आता है साइन 5 आता है हमारे पास 0.46 आता है। तो इस केस में हम लोग रेगुलेशन निकाल सकते हैं परसेंटेज आर। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज आर कॉस ऑफ 5 प्लस माइनस, ठीक है, परसेंटेज एक्स, ठीक है, साइन ऑफ 5। इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो इसका जो आसानी से आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस केस में ध्यान में रखिएगा, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो थोड़ी डिफरेंट है और उसका जो आंसर आ रहा था वो 0.8 आ रहा था, 3.8, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 3.08, 3.1 भी हम लोग उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कबार इसमें आपको अगर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो यहाँ पे आपका गलत हो जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोड करंट कैरिड बाय वीवी कनेक्शन। वीवी कनेक्शन को क्या कहते हैं, ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। तो जो लोड कैरी करता है हमारा ओपन डेल्टा कनेक्शन, वो है हमारे पास 57.7% ऑफ द ओरिजिनल लोड। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नो लोड प्राइमरी करंट इज अबाउट फुल लोड प्राइमरी करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर 3 to 5% होता है। अभी तक 3 क्वेश्चन सेम पूछे गए। ठीक है, ये रेंज ध्यान में रखिएगा, काफ़ी कम इसका वैल्यू रहता है, 2% से हम लोग मान सकते हैं 6% के बीच में। तो वैल्यू चेंज भी हुई, 3 to 5 भी पूछा गया है, इसे 2 से 5 भी पूछा गया, तो भी आपको मार्क करके आना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको 2 to 5 बताया फिर 3 to 5 बताया, तो वही आपने ध्यान में रख लीजिएगा। इट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द फुल लोड करंट। ओके, next question is when the no load input power to the transformer is practically equal to the iron loss of a transformer। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने पढ़ते पढ़ते इसका आंसर बता दिया। ठीक है, जो नो लोड पावर इनपुट होता है ट्रांसफार्मर का, वो हमारा एज गुड एज आयरन लॉसेस के बराबर होता है। ठीक है, तो जो लॉसेस हो रहे हैं वो सिर्फ आयरन लॉसेस को सम अप करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर ऑकर्स ड्यू टू। लीकेज फ्लक्स क्यों आता है ट्रांसफार्मर में, इट इज़ ड्यू टू एयर इज़ नॉट अ गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर। आपने देखा होगा लीकेज फ्लक्स जो होता है, ठीक है, जो फ्लक्सेस हमारे पास में आउटर में भी फ्लो होता है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ दिस कोर, ठीक है, इट इज़ नोन एज अ लीकेज फ्लक्स। और एयर जो है, ठीक है, वो एक गुड मैग्नेटिक हमारे पास इंसुलेटर है, इसलिए हमारे पास लीकेज फ्लक्स आते हैं। इट इज़ नॉट गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर। अब गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। गुड मैग्नेटिक नहीं मतलब उसमें से भी कुछ फ्लक्सेस फ्लो होते हैं, लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंसुलेटर रहता है, ठीक है, एकदम परफेक्टली मैग्नेटिक इंसुलेटर रहता है वो, तो उसके अंदर कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होता। तो सारे जो फ्लक्सेस है हमारे सिर्फ कोर के थ्रू ही हमारे फ्लो होते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर वाउंड ऑन अ टॉप ऑफ ईच अदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वाउंड किए जाते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लीकेज रिएक्टेंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन AC सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट इज अप्लाइड टू हाफ वेव रेक्टिफायर थ्रू दिस ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न्स रेशियो 10:1 एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड। ये हम लोग इसको क्या कह सकते हैं गाइस, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में एक सिंगल डायोड है। अब देखिए इसका जो रेशियो है, ठीक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, वो है हमारे पास 10:1। ओके, तो जो VRMS वोल्टेज है वो है हमारे पास 230 वोल्ट। तो मैक्सिमम पीक वोल्टेज कितना रहेगा, ठीक है, √2 मल्टीप्लाइड बाय 230, ठीक है, विच इज इक्वल टू 325.3 वोल्ट। राइट, 325.3 वोल्ट ही आ जाएगा हमारे पास में। तो जो हमारे पास में मैक्सिमम सेकेंडरी करंट रहेगा, ठीक है, VM, हम लोग यहाँ पे, मैं इसका एक काम करता हूँ, कलर ही चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। VM सेकेंडरी विल बी इक्वल्स टू VM प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय NS बाय NP, now secondary turns upon primary turns, which is equal to 325.3 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी टर्न्स कितने गए हमारे पास में 1/10। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 32.5 हमारा। अब आपको पता होना चाहिए
इसके अलावा भी अगर आपको पूछा जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट कितना होगा, ठीक है, आउटपुट डीसी वोल्टेज कितना होगा, तो ये भी आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 32.5 वोल्ट, ये रहेगा हमारे पास में सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, डिटरमाइन द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड, ऑप्शन बी। और यही वोल्टेज जो है हमारे पास में वो सेम हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज रहता है। अगर मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ के रखा होगा तो आप इसका आंसर डेफिनेटली मुझे मार्क करके बताओगे। व्हाट इज पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ अ सेंटर टैप रेक्टिफायर। ठीक है, सिंपल है, सेंटर टैप रेक्टिफायर का इसका आंसर क्या होता था मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई मस्ट से काफ़ी सारे इसका एस्पिरेंट जो है इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफार्मर यूज्ड इन अ वेल्डिंग सेट इज व्हाट। ठीक है, वेल्डिंग के अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो हाई वोल्टेज और लो करंट का हमारा वोल्टेज है, हम लोग लो वोल्टेज टू हाई करंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप्ड कोर इज यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। स्टेप्ड कोर जो है ट्रांसफार्मर में वो किसके लिए यूज किया जाता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द वोल्टेज रेशियो ऑफ वोल्टेज रेशियो V1/V2, जहाँ पे हमारे पास V1 ज़्यादा है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द V2, द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए इंटरेस्टिंग है गाइस, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर होगा हमारे पास में इंडक्टिवली वो होगा V1 - V2 अपॉन V1। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये अगर होता है हमारे पास में, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर, ये हो गया हमारे पास में V2 और ये हमारे पास में V1। तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया, इंडक्टिवली कितना ट्रांसफर हो रहा है, उसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा V1 - V2 अपॉन V1। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते, रेगुलर सेशंस के अंदर हम लोग टाइम टू टाइम इसके चीज़ें इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ K इज अ फेस टू फेस वोल्टेज रेशियो देन द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो इन अ 3 फेज स्टार टू डेल्टा ट्रांसफार्मर विल बी व्हाट। सिंपल है, फेस टू फेस रेशियो जो हमें के बताया गया है, तो जो हमारे पास में लाइन टू लाइन वोल्टेज रहेगा, रेशियो रहेगा 3 फेस टू स्टार टू डेल्टा में, वो क्या रहेगा, √3 सिंपल है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसको समझने के लिए काफ़ी सिंपल सी चीज़, आपको सिर्फ स्टार और डेल्टा का जो फेज रिलेशन और करंट का रिलेशन रहता है वो भी आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि स्टार में क्या होता है, रूट VL जो रहता है वो √3 टाइम्स ऑफ VPH रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा में रहता है वो VL = VPH रहता है। सिंपल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो वोल्टेज winding are splashed nearer to the core in the case of a concentric winding because low voltage winding जो है वो nearer to the core रहती है in case of a concentric winding because of it reduces insulation requirement। सेम क्वेश्चन हमने 2 बार देख लिया अभी। ठीक है, दोनों भी बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग ईयर्स में, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following transformers their secondary winding always kept close। सिमिलर सेकंड बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सिटी का आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग ऑलवेज क्लोज करके रखते हैं। ठीक है, ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 ohm resistance load is to be impedance matched by a transformer to source with a 6250 ohms of resistance। The ratio of primary to secondary turns of a transformer should be what। ठीक है, हमें इसका रेशियो पूछा गया। अभी मुझे बताओ जो R1 है हमारा वो कितना है, 6250 ohms। ओके, ठीक है, जो हमारे पास सोर्स रेजिस्टेंस हमारा है। ओके, और जो R2 है वो लोड रेजिस्टेंस जो कि हम लोग कहेंगे RL, वो हमारे पास है 10 ohms का। ठीक है, तो हमारा इसके कारण जो रेफर करते हैं, अगर हम लोग RL, ठीक है, 10 ohms का प्राइमरी साइड से मैच करेंगे अगर हमारे पास सोर्स रेजिस्टेंस के बाद में। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आएगा वो रहेगा हमारे पास R2/R1 = N1 ठीक है, R2/R1 = N1 इट इज इक्वल टू बेसिकली N2/N1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास में, ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए सिंपल टर्मिनोलॉजीज है, जो उसका करंट जो है वो इक्वल होने के बाद उसके कारण जो रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग प्रोपोर्शनल उसका बता सकते हैं। N2/N1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2/R1। इस फॉर्मूले से अगर आप निकाल लेते हो तो आपका जो टर्न्स रेशियो आएगा फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, यहाँ पे N1/N2 पूछा गया है, वो आ जाएगा हमारे पास में 25। सिंपल है, ओके। ये किस तरीके से आएगा हमारे पास में, R2 कितना है हमारे पास 10 ohms और R1 का वैल्यू कितना है 6250। यहाँ पे जो अंडर रूट में चला जाता है तो हमारे पास में इसका जो आ जाएगा
इन्वर्स निकालेंगे तो √625 का जो वैल्यू आता है वो आता है हमारे पास 25। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हैज़ अ फेस टू फेस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ A:1, ठीक है। लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो जो रहेगा डेल्टा स्टार डेल्टा का, वो हम लोग किस तरीके से पता करेंगे, ऐसा हमें वैल्यू पूछा गया। अभी आपको देखिए जो हमारा टर्न्स रेशियो है, ठीक है, टर्न्स रेशियो है हमारे पास में डेल्टा का टू टर्न्स रेशियो है हमारे पास स्टार का, वो क्या है हमारे पास में VPH डेल्टा अपॉन VPH स्टार। ओके, तो ये जो रेशियो है A/1 है, A/1 है। ओके, तो डेल्टा में जो VPH है वो लोड वोल्टेज के बराबर रहता है, ठीक है। जो फेज वोल्टेज रहता है लोड वोल्टेज के बराबर रहता है, और जो फेज वोल्टेज है स्टार में वो कितना रहता है, लाइन वोल्टेज ऑफ √3, ठीक है। मैं हम लोग यहाँ पे लिख लेता है VPH डेल्टा कितना रहता है VL डेल्टा, और जो हमारे पास VPH स्टार जो रहता है, ठीक है, वो कितना रहता है VPH VL स्टार बाय √3। तो ये दोनों भी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे गाइस, जो रेशियो हमें पूछा गया, ठीक है। लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ स्टार डेल्टा इज गिवन बाय, ठीक है, VPH डेल्टा अपॉन VPH स्टार इज इक्वल्स टू VL डेल्टा अपॉन VL स्टार, या फिर हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली मार्क करेंगे डिवाइड बाय √3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू A/1। ओके, A/1। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो रहेगा √3/A का। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑफ 100 kVA 1100/220 volt 50 Hz are 0.1 ohms and 0.004 ohms respectively. The equivalent resistances referred to high voltage side and low voltage sides are respectively what? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो हाई वोल्टेज साइड में हम लोग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो क्या आता है R01 R01 विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश, जो हो जाएगा हमारे पास में R1 प्लस R2 अपॉन K², ठीक है। K² मतलब क्या होता है गाइस, ये होता है हमारे पास में टर्न्स रेशियो, ठीक है। तो R1 का वैल्यू कितने 0.1 प्लस R2 का वैल्यू कितने है, वो है हमारे पास में 0.004 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 5² करेंगे। देखिए के का जो वैल्यू होता है यहाँ पे उल्टा यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा गाइस, समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्रिकी पार्ट है, यहाँ पे हम लोग काफ़ी बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारे पास 0.2, ओके। और जो रेफर टू लो वोल्टेज साइड रहेगा वो रहेगा हमारे पास में R02 विच इज इक्वल्स टू R2 प्लस K² R1 विच इज इक्वल्स टू 0.004, ठीक है, प्लस K² का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास में 1/5, जैसा मैंने अभी आपको बताया था 1/5² इंटू 0.1, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा हमारे पास में 0.08 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 0.008 इसका वैल्यू आएगा, ओके। ऑप्शन इस केस में बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा सकते हैं। इंटरेस्टिंग था ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर किया जाता है प्राइमरी टू सेकेंडरी में, ठीक है, इसमें कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाइड होता है ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए गाइस। इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस साल में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वोल्टेज अनचेंज, ठीक है। अगर हमने वोल्टेज अनचेंज किया, चेंज नहीं किया और हमारा जो फ्रीक्वेंसी उसको इंक्रीज कर दिया तो उसके कारण क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में V/F जो रेशियो है, ठीक है, वो इक्वल नहीं आएगा। तो उस केस में हमारे पास में हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V1 रेज़ टू द पावर 1.6 अपॉन F रेज़ टू द पावर 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है तो हिस्टैरिसीस लॉस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एडी करंट लॉसेस है, इस कंडीशन के लिए बात करो, एडी करंट लॉसेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V1² से, दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, इसलिए एडी करंट जो है हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हिस्टैरिसीस लॉसेस विल डिक्रीज, hysteresis loss will decrease but eddy current loss will remain unchanged. Option C will be the correct answer in this case. Next question is for a welding purpose, इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग, सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया था, इट शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग लो वोल्टेज एंड हाई करंट गाइस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयरन लॉस इज अ
इन अ 100 kVA ट्रांसफार्मर इज 1 किलोवाट एंड अ फुल लोड कॉपर लॉस इज 2 किलोवाट, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर एट द लोड ऑफ। सेम क्वेश्चन पूछा गया एज इट इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो फ्रैक्शनल वैल्यू रहता है x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉपर आयरन लॉस अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉपर लॉस, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। Next question is a three-phase transformer has its primary connected to a delta and secondary in a star. Secondary to primary turns ratio per phase is 6 for a primary voltage of 200 volt. The secondary voltage would be what? ठीक है, सिंपल है। ट्रांसफार्मर के अंदर N1 फेज अपॉन N2 फेज का वैल्यू रहेगा V1 फेज अपॉन V2 फेज, ओके। तो N1 बाय N2 का रेशियो 1/6, V1 बाय V2 का रहेगा 200 बाय V2 फेज, ठीक है। तो V2 फेज का वैल्यू कितना रहेगा, ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू 1200 वोल्ट, ठीक है। अब लेकिन 1200 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन डी मार्क करके बता रहा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 200, तो सेकेंडरी वोल्टेज विल बी, सेकेंडरी वोल्टेज हमारा स्टार में कनेक्टेड है, इसलिए हमें इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा इसका वैल्यू आता है 2078 वोल्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सिली मिस्टेक से हमें सिलेक्शन से दूर लेके जाती है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, जितना ईजी क्वेश्चन उतना ही हम मान लो कि उसके अंदर डिफिकल्टी डाल दी जाती है, ओके। Next question is, in an auto transformer the number of turns in a primary winding is 210 and the number of secondary turns in a winding is 140 if the input current is 60 ampere, currents in output and a common winding are respectively what? ठीक है, बोला गया है हमें करंट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर का रेशियो रहेगा वो रहेगा 210 बाय 140, वो रहेगा हमारे पास 1.5, ओके। तो जो रेशियो बनता है I1 बाय I2 वो बनेगा हमारे पास 1 बाय ए ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जो I2 का रेशियो रहेगा, I2 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारा ए ऑटो ट्रांसफार्मर मल्टीप्लाइड बाय I1, ठीक है। तो जो रेशियो आया हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाइड बाय I1 का वैल्यू कितना है गाइस, 60, 90 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर जाएगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ए में भी है और बी में भी है, लेकिन जो हमारे पास में एक अगर हम मान लो तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास में ऑटो ट्रांसफार्मर सेकंड के लिए आपको वैल्यू लगेगी, ये हो गया हमारे पास में I2, ओके, ओके, ये हो गया हमारे पास में I1। ये पॉइंट है मान लो यहाँ पे A और ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे B, ओके। तो IB जनरली I1 प्लस IC जो है ये हमारे पास में करंट IC वो किसके बराबर है, 90 के बराबर, ठीक है। तो जो IC का करंट है, ठीक है, वो कितना रहेगा 90 माइनस I1, ठीक है, विच इज 90 माइनस 60, सिंपल है, 90 माइनस 60 विल बी 30 एम्पियर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है, IC का मतलब क्या है, इसे कॉमन वाइंडिंग है, ठीक है। IC इसमें जो करंट हमारा फ्लो होता रहेगा वो रहेगा हमारे पास में कॉमन वाइंडिंग में, ठीक है। द करंट इन आउटपुट एंड इन कॉमन वाइंडिंग इज 90 एम्पियर्स एंड ठीक है। यहाँ पे जो I2 का वैल्यू रहेगा वो रहेगा बेसिकली 90 एम्पियर और यहाँ पे जो कॉमन वाइंडिंग में रहेगा वो रहेगा हमारे पास में 30 एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज्ड विद अ सोडियम वेपर लैम्प शुड हैव हाई, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज्ड विद अ सोडियम वेपर लैम्प उसके साथ उसका हायर लीकेज रिएक्टेंस भी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ये बेसिक कंडीशन रहती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तो कॉपर लॉस एट अ फुल लोड इज 600 वाट। हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देख रहे हो गाइस फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अगर कॉपर लॉसेस 50% है, 20% है, तो हमारा कितना कॉपर लॉसेस रहेगा, उस कितना हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी रहेगा। एट हाफ ऑफ द फुल लोड द कॉपर लॉस विल बी व्हाट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर हाफ ऑफ द फुल लोड है तो 1/2 से हमें फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फुल लोड से, ठीक है। तो वो रहेगा हमारे पास में 1/4 × 600, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास 150। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने तीसरी से चौथी बार अभी डिस्कस कर लिया सेम क्वेश्चन अभी तक का। हमने ये जानबूझ के क्वेश्चन रहने दिए कि आप इसमें समझ सके कि कितने बार रिपीटेटिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। इन अ 40 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ अ कोर लॉस ऑफ 400 वाट। एक हमारे 40 kVA ट्रांसफार्मर है जिसका कोर लॉस 400 वाट है और उसका फुल लोड कॉपर लॉस है 800 वाट। तो फ्रैक्शन ऑफ अ रेटेड लोड एट ए मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें कितना होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ रेटेड लोड एट ए मैक्सिमम एफिशिएंसी वो किस तरीके से होगा, अंडर रूट ऑफ कोर लॉसेज अपॉन कॉपर लॉसेज। तो कोर लॉस हमारे पास में 400 अपॉन 800, ठीक है। इसका जो रेशियो बनेगा 0.707। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिमिलर सी वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। Next question is, 100 kVA single phase transformer exhibit maximum efficiency at 80% of the full load
एंड द टोटल लॉस इन द ट्रांसफार्मर अंडर दिस कंडीशन इज 1000 वाट, तो ओमिक लॉस एट अ फुल लोड विल बी व्हाट, ठीक है। ओमिक लॉसेज एट फुल लोड हमें पूछा गया। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब पता होती है हमारे पास में, जब हमारे पास कॉपर लॉसेज जो है वो आयरन लॉसेज के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। कॉपर लॉसेज जो है आयरन लॉसेज के बराबर होते हैं, तो टोटल लॉसेज है वो है हमारे पास में 1000 वाट, ठीक है। या फिर हम लोग कहेंगे कॉपर लॉसेज है वो हमारे पास 500 वाट, तो जो 80% की एफिशिएंसी पे बोला गया है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 80 का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, जो आएगा 781.25 वाट। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तरीके जो है आप देख सकते हो अलग अलग आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहा है इस तरीके पे, इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रांसफार्मर द कोर लॉस इज फाउंड टू बी 46 watt at a 50 hertz and 80 watt at a 70 hertz. Both losses being measured at the same peak frequency, peak flux density. The hysteresis loss and eddy current losses will be what? ठीक है, इस केस में हमें जो है हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉसेज जो है 60 हर्ट्ज से पता करना है। ये भी एक काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, इसको भी मैं आपको होमवर्क की तरीके से दे रहा हूँ। हालांकि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बट इसको प्लीज़ सॉल्व करके देखिएगा। नहीं आते तो मुझे प्लीज़ मेंशन नहीं करिएगा। जो भी क्वेश्चंस नहीं आते आपको तो हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड करा देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसका जो फॉर्मूलाज रहता है उससे आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर दो, ठीक है। जो हमारे पास कोर लॉसेज रहता है पीसी, ठीक है, मैं आपको हिंट भी देता हूँ, वो है KE F² प्लस KH, ठीक है, F, ठीक है। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों फ्रीक्वेंसी पे। पहले तो 50 हर्ट्ज पे वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, देन 70 हर्ट्ज से। उससे आपको जो KE का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, KE और KH का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। उससे आपको इसका करेक्ट आंसर हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 84। A 2 kVA transformer has a iron loss of 150 watt and a full load copper loss of 250 watt. Maximum efficiency of a transformer will occur at the total loss when will be equals to what, ठीक है। टोटल लॉसेस का वो कितने हो गए हमारे, देखिए आयरन लॉसेस है हमारे 150 वाट, फुल लोड कॉपर लॉसेस है 250 वाट। अब आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है तब हमारे पास में जो कॉपर लॉसेस है वो आयरन लॉसेस के बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में आयरन लॉसेस जो हो गए वो हो गए हमारे पास में 150 वाट, ठीक है, और ये हो जाएगी इक्वल टू द कॉपर लॉसेस। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब हमारे पास में टोटल लॉसेस कितने के, टोटल लॉसेस की बात होगी। अगर आप पे 150 वाट रहता है तो उसका आंसर गलत मार्क करके मत आना। इसके जो टोटल एडिशन रहेगी 150 प्लस 150, ठीक है, ना कि 150 प्लस 250। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी नियरली एट, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स रहते हैं उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी रहती है अराउंड 50% ऑफ फुल लोड रहती है। ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। A transformer is working at its full load and its efficiency is also maximum. The iron loss is 1000 watt, then its copper loss at a half of the full load will be what, ठीक है। ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है फुल लोड पे, ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी भी मैक्सिमम है, तो आयरन लॉसेज जो है 1000 वाट है, तो उसका कॉपर लॉसेज जो रहेगा हाफ ऑफ द फुल लोड वो रहेगा हमारे पास 250 वाट। सिंपल है गाइस, ठीक है। वो रेशियो क्या रहेगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, जो फ्रैक्शनल बोला गया, ठीक है, हाफ ऑफ द लोड। सेम क्वेश्चन में काफ़ी बार कर चुके हैं, ठीक है। तो 1/4 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 250 वाट। हाई लीकेज ट्रांसफार्मर्स आर ऑफ, ठीक है। हाई लीकेज ट्रांसफार्मर जो रहते हैं वो स्मॉल वोल्टेज रेटिंग के रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में जो म्यूचुअल कपलिंग है वो किसके द्वारा हमारा इंप्रूव हो जाएगा, बाय यूजिंग लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। The efficiency of a 100 kVA transformer is 0.98 at a full load as well as half load. For this transformer at a full load the copper losses will be the copper। अब देखिए इसको फंडामेंटली आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, 0.98 पे उसका एफिशिएंसी है, ठीक है, और उसका जो हाफ लोड पे और फुल लोड पे उसका एफिशिएंसी है। यहाँ पे क्या बोला गया, ट्रांसफार्मर का फुल लोड पे जो कॉपर लॉसेस रहेगा वो कितने रहेगा। वो ऑब्वियस सी बात रहेगी कि जो ट्रांसफार्मर के फुल लोड के कॉपर लॉसेस रहेगा वो मोर देन रहेंगे एज कम्पेयर टू द कॉपर लॉसेस, ठीक है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फंडामेंटली सोचिएगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। द पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफार्मर ऑपरेट इट डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ट्रांसफार्मर का कोई भी पावर फैक्टर नहीं रहता है, ओके, वो डिपेंड करता है उसके लोड पे। If a 500 kVA 200 transformer is operated at 50 Hz, kVA rating will be simple है। अब देखिए एक 500 kVA का ट्रांसफार्मर है 200 हर्ट्ज का, तो उसका kVA रेटिंग जो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1/4 से रेडियस हो जाएगा, ठीक है, 1/4 से 500 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे
इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे F2/F1 से, ठीक है। तो जो हमारे पास नई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और पुरानी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज की, ठीक है। तो ये 1/4 के रेशियो से रिड्यूस हो जाएगा। 500 डिवाइड बाई 4 आता है 125 kVA। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, if a copper loss of a transformer is 7/8 of a full load is a 4900 watt, then its full load copper loss would be what? ठीक है, अगर हमारा copper loss है ट्रांसफार्मर का 7/8 फुल लोड पे हुआ है 4900 वाट, तो फुल लोड कॉपर लॉस कितना रहेगा? ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस कितना रहेगा वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। जो परसेंटेज फ्रैक्शन लोड बताया था 7/8 का होल स्क्वायर इंटू 4900, सिंपल है। तो x का जो रहेगा परसेंटेज बोला गया, देन इट्स फुल लोड कॉपर लॉस वुड बी, फुल लोड कॉपर लॉस कितना रहेगा ऐसा हमें पता करना है, ठीक है। तो 4900 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइड बाय 49 विच इज इक्वल टू 6400 वाट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट इज व्हाट? ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर के केस में हमारा जो नो लोड करंट है, ठीक है, वो कितना रहता है रेटेड करंट के 2 से लेकर 6% के बीच में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि ये वैल्यू चेंज होती रहती है, बट आपको वैल्यू इसकी रेंज जो है वो ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पर्पज ऑफ अ कंजर्वेटर इन अ ट्रांसफार्मर, कंजर्वेटर का काम क्या रहता है ट्रांसफार्मर में? टू टेक अप द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द ऑयल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज थर्ड टाइम हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको, कॉन्सेप्ट का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि इसमें हाई वोल्टेज चाहिए, लो करंट चाहिए, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। 100 वोल्ट बाय 10 वोल्ट 50 VA ट्रांसफार्मर इज कन्वर्टेड इनटू 100 बाय 110 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर, द रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी व्हाट? ठीक है, तो देखिए इसको हमने कन्वर्ट किया, तो जो हमारा रेशियो रहेगा करंट का, दैट मीन्स जो हमारा मान लो I1 की केस अगर हम लोग निकाल लेते हैं, I1 कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 100। ओके, ये आएगा हमारे पास में 0.5 एम्पियर, और जो I2 रहेगा वो रहेगा हमारे पास 50 डिवाइड बाय 10 विच इज़ 5 एम्पियर। इसका अगर हम लोग स्कीमेटिक बनाते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इसमें इनपुट 5.5 करंट टोटल हो जाएगा, इसलिए तो ठीक है, यहाँ पे जाएगा हमारे पास 0.5 एम्पियर और यहाँ पे जाएगा हमारे पास 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी व्हाट? ठीक है, तो रेटिंग कितना रहेगा यहाँ पे हमें 110 वोल्ट आउटपुट में आ रहा है, तो 110 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 5.5, 110 इंटू 5.5 विच इज़ 550 VA। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, a transformer has a maximum efficiency at a full load when iron losses are 800 watt, copper losses at half load will be what? ठीक है, copper losses at a half load बोला गया, half load that means 1 second of 1/2 fractional load, ठीक है, 1/2 का यहाँ पे होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 800 वाट बोला गया, 800 डिवाइड बाय हम लोग 4 करेंगे तो उसका जो वैल्यू आता है वो रहेगा हमारे पास 200 वाट। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हमें काफ़ी बार रिपीटेडली पूछे गए गाइस इस ट्रांसफार्मर इस टॉपिक से, नए कुछ नहीं। हालांकि अगर हम लोग यूपीपीसीएल की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे यूनिक क्वेश्चन हमें पूछ जाते हैं, तो इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू इन केस ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर? करंट ट्रांसफार्मर के केस में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट हेल्प्स इन अ मेजरिंग हाई करंट यूजिंग अ लो रेंज एमीटर। सिंपल, इसीलिए हम लोग सीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम लोग हायर करंट है, मान लो अगर 500 एम्पियर्स में 1000 एम्पियर में जा रहा है, उसको हम लोग सीटी के माध्यम से ड्रॉप डाउन करके नॉर्मल स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टैपिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड। ठीक है, टैपिंग जो है वो काफ़ी प्रोवाइड की जाती है मिडल ऑफ द हाई वोल्टेज साइड। सिमिलर क्वेश्चन दोबारा पूछा गया। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू, सिंपल है, पावर जो है कंडक्शन के थ्रू और इंडक्शन के थ्रू, दोनों के थ्रू ट्रांसफर होती है। द हाई वोल्टेज लाइन विच फीड्स द सबस्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट्स। ठीक है, द हाई वोल्टेज लाइन विच फीड्स द सबस्टेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो सबस्टेशन को फीड करती है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ। ठीक है, वो सिलिकॉन स्टील का रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज रहती है कि उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा रहती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। ठीक है, और हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो हमारा कम रहता है। सिंपल है, और इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज होने के कारण हम लोग सिलिकॉन स्टील को इस्तेमाल करते हैं। Next question is, in an isolation transformer has a primary to secondary turns ratio 1:1। सिंपल है गाइस, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का जो टर्न्स रेशियो रहता है वो इक्वल रहता है, ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनपुट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज अ स्क्वायर वेव। अगर हमारा ट्रांसफार्मर का इनपुट स्क्वायर वेव है, ठीक है,
तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, आउटपुट मिलेगा पल्स्ड वेव में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ प्राइमरी वाइंडिंग विल बी डैश बट अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। जो मैग्नीट्यूड रहेगा हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्राइमरी वाइंडिंग में, वो रहेगा हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, लेकिन अपोजिट रहेगा अप्लाइड वोल्टेज। हम लोग इससे इस फेजर डायग्राम से समझ सकते, हो गया हमारा 5। मान लो होता है हमारे पास V1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे E1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास E2, ठीक है, और ये इसके फेजर कंपोनेंट आते हैं। ये हमारे पास नो लोड करंट कंपोनेंट आते हैं, I0 हो जाता है हमारे पास में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और ये होता है वर्किंग कंपोनेंट। इस तरीके से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज इन अ पावर ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग नियरर टू द आयन कोर इज व्हाट, इट इज अ लो वोल्टेज वाइंडिंग। सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इसके पहले। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे गाइस अबाउट 100+ क्वेश्चन। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीटेडली हुए हैं और कौन से टॉपिक से रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे गए। तो प्लीज़ आपको इस बातों को ध्यान में रख के आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा, ये एक इंटरेस्टिंग कंपाइलेशन मुझे बताइएगा। और इसी तरीके से आपको डीसी मशीन और बाकी टॉपिक का अगर आपको कंपाइलेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। इसी तरीके से एसएससी जेईई में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोग कलेक्टिवली आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा सो दैट इंटरेक्टिव डिस्कशन और अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। हमारे एप्लीकेशन के लिंक, दोनों भी एप्लीकेशन के लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्काउंट्स अभी भी चल रहा है, उसको आप जाके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और फायदेमंद है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे।